साथियों, आप सभी का रमेश रूरल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दो बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा करूंगा। एक, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर खंडपीठ ने जो एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को जो रद्द किया है, उस जजमेंट की कॉपी वेबसाइट पर आ चुकी है। उस जजमेंट पर पूरे एनालिसिस करके एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। दूसरे मैं बिंदु पर इस बात पर चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, भारत के तमाम राज्यों को इस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के डीएलडी छात्रों को अब क्या करना चाहिए, जिससे प्राइमरी लेवल से बीएड की योग्यता बाहर हो। इस जजमेंट को लेकर के, तमाम बिंदुओं को लेकर के, तमाम राज्यों को लेकर के, इन दो बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। जो भी साथी जिस भी राज्य का मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो पूरा वीडियो देखे। इससे पहले जो मैंने कई तरह के वीडियो बनाए वो ज़रूर देखे, ताकि आपको वहाँ के इस मैटर को समझने में आपको हेल्प हो। वहाँ पर जिस राज्य में केस पेंडिंग है, वहाँ पर आप एविडेंस दे सकें, किस बेस पर कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। साथियों, एनसीटी का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था कि प्राइमरी एजुकेशन जो टीचर होता है उसकी क्वालिफिकेशन में परिवर्तन करते हुए उन्होंने बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर दिया और कंडीशन रखी कि ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंतर्गत आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एक नोटिफिकेशन था, आप सभी को मालूम भी है। उसके बाद से पूरे भारत में विवाद हुआ, कई राज्यों में हाईकोर्ट में गई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में इसमें एक ऐतिहासिक फैसला रच दिया। अब हिमाचल, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों को लेकर के विशेष जो संदेश है उसको सुने, उसके बाद जजमेंट पर बात करेंगे। दोस्तों, चाहे हिमाचल वाले हों या उत्तर प्रदेश वाले हों या कोई भी राज्य का कैंडिडेट डीएलडी का हो, उनको अपने राज्य की हाईकोर्ट में अब इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी केस हाईकोर्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट ने एनसीटी के कानून को रद्द कर दिया है। जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कुसुम इग्नोट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ उल्लेखित है कि यदि कोई हाई कोर्ट डबल बेंच केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हाई कोर्ट डबल बेंच जब केंद्र सरकार के कानून को रद्द कर देती है तो वो सभी राज्यों के लिए प्रभावी होता है, सभी राज्यों पर लागू होता है, वो कानून अस्तित्व में नहीं होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे उत्तर प्रदेश वाले कई तरह भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि हम प्राथमिकता को लेकर के, कई राज्य के छात्र बोल रहे हैं कि हम हमारे राज्य में इस नोटिफिकेशन को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में केस लगाते हैं। बिल्कुल भी किसी भी राज्य के छात्रों को अपने हाईकोर्ट में इस नोटिफिकेशन को रद्द करवाने के लिए अब केस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बहुत पहले से केस लगा है, वो लोग इस हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल करके वहाँ पर अपने हाईकोर्ट में लगाएं। ये एक विशेष सभी राज्यों के छात्रों को संदेश है, प्राथमिकता के मुद्दे को लेकर के बिल्कुल ना लड़ें। उत्तर प्रदेश में छात्रों ने आपस में गुटबाजी ढंग से केस नहीं लड़ने की वजह से वैसे ही सभी को परेशानी में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी के लिए बाधा बना था। अभी उनसे विशेष अपील है कि आप राजनीति ना करें, आप अपने समझ से काम करें। राजस्थान के छात्रों ने बहुत मेहनत करके, समिति ने, बीएसटीसी संघर्ष समिति ने बहुत मुश्किल से इस केस को जीता है। बहुत तहे दिल से एक उनको धन्यवाद है। वो लोग आरटीआई से बहुत मजबूती से एविडेंस लेकर के इस केस को जीता है। इसलिए इस केस को, इस चीज़ को डुबाने का कोई भी राज्य का छात्र काम नहीं करे। हिमाचल वालों से रिक्वेस्ट है, या कोई भी राज्य का है, वो इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करे, एक ज्ञापन लिखे, एक एप्लीकेशन लिखे, उसके बाद अपने एजुकेशन मिनिस्टर और अपने एजुकेशन सेक्रेटरी, जो शिक्षा सचिव है, जो आपकी भर्तियां निकालता है, वहाँ का जो अधिकारी है, उसको इस जजमेंट की कॉपी के साथ एप्लीकेशन दें कि ये कानून रद्द हो चुका है, आज ये अधिसूचना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए आप प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कीजिए। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। आप मंत्री के ध्यान में लाएं इस आदेश की, जो हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी वहाँ पर आप साथ में लगाएं, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है कि हाईकोर्ट जब केंद्र सरकार के कानून को रद्द करता है तो सभी राज्यों पर लागू होता है। पीछे वाले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। जहाँ पर पेंडिंग है मैंने बता चुका। अब साथियों, आते हैं कि जजमेंट पर बातें। ये तो होगी कुछ राज्यों को लेकर के विशेष संदेश।
अब जो जजमेंट में ऐसा क्या लिखा गया है जो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी की इच्छा थी कि जजमेंट पर एक एनालिसिस करके वीडियो बनाया भी जाए। साथियों, जजमेंट का जब आप पहला पेज देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसमें एक साइड में वर्ड लिखा हुआ है रिपोर्टेबल। जजमेंट दो प्रकार, वैसे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये मैं रिपोर्टेबल में दो प्रकार के बताना चाहूँगा। एक होता है रिपोर्टेबल जजमेंट, एक होता है नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट। रिपोर्टेबल जजमेंट का मतलब होता है कि वो आपका जो फैसला है, वो जजमेंट है, वो कानून में लिखा जा चुका है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो मैगजीन छपती है, उसमें वो जजमेंट लिखा जाएगा। वो ग्राउंड आपका लैंडमार्क जजमेंट हो गया है। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है जो हर मैगजीन में हर जगह सिखाया जाएगा, हर बुक में छपेगा। जो तमाम तरह की लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इस जजमेंट का उल्लेख किया जाएगा। ये एक राजस्थान के छात्रों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष जीता है, जो एक संवैधानिक मामले पर फैसला देते हुए एक संवैधानिक जजमेंट है, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है साथियों। एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है, वो एक कानून में उल्लेखित नहीं हो पाता। ये जब जब इस बात पर चर्चा होगी प्राइमरी एजुकेशन की टीचर क्वालिफिकेशन और एनसीटी और भारत सरकार के पावर को लेकर के, तब इस जजमेंट पर हर बार बात होगी। अब बात करते हैं अपन, जजमेंट है वो लगभग आपका 150 पेज का समथिंग का है, लेकिन उसमें बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में बहुत अच्छा जजमेंट लिखा गया है कानून बेस पर। जब लैंडमार्क रिपोर्टेबल जजमेंट लिखा जाता है तो वो 30-35 पेज का ही होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे, जो लैंडमार्क और जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट होते हैं, वो इतने ही पेज के होते हैं। बाकी शुरुआत में तो नाम की लिस्ट है। जब इसमें 54 पॉइंट से 54 बिंदुओं के माध्यम से जजमेंट को लिखा है। सबसे पहले अपन पहले बिंदु पर आते हैं, एक एक बिंदु पर पूरे जजमेंट में चर्चा करते जाएंगे। इसी के साथ में आरटीआई का क्या महत्वपूर्ण होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि जो जितनी याचिकाएं लगी हैं उनका एक कॉमन बैकग्राउंड है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने समझाया है कि दो ग्रुप हैं इस केस में, एक डीएलडी कैंडिडेट जो बीएसटीसी ग्रुप का है, दूसरा बीएड कैंडिडेट का है। जिसमें बीएसटीसी ग्रुप का है उसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, और दूसरा जो बीएड का जो सुनीता नाम से, उन्होंने उस नोटिफिकेशन के सपोर्ट में हुए। उसके बाद से जजमेंट में डायरेक्ट एक लिखा गया है कि किस विवाद को, कंट्रोवर्सी को लेकर के लिखा गया। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि 21 ए आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट जो हुआ है 19 सेक्शन का, उसको लेकर के चर्चा की गई। जहां महत्वपूर्ण बिंदु होगा वहां पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे अपन साथियों। 5 नंबर बिंदु में आरटी एक्ट जो आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम जो मुफ्त वाला 2009 का है, उसके सेक्शन 23 को उल्लेखित किया है कि वो क्वालिफिकेशन, टीचर की क्वालिफिकेशन से संबंधित है ये सेक्शन, ये अनुच्छेद। इसी के साथ में 23(1) का जो सेक्शन है, उसका क्लोज 1 के बारे में कहा है कि उसमें एकेडमिक अथॉरिटी को डिसाइड किया हुआ है कि वो बताएगा कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, जिसका एनसीटी नाम है। 23 का 2 जो सेक्शन है उसमें दिया गया है कि जब इंस्टीट्यूट कम हो, सफिशिएंट नंबर में कैंडिडेट नहीं हो, तो भारत सरकार के पास पावर होता है और वो उसको रिलैक्सेशन दे सकती है। पहले 2015 तक था, बाद में 2017 में अमेंडमेंट करके वापस 4 साल के लिए दिया गया। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब आरटी एक्ट में अमेंडमेंट करके वो छूट देने का प्रावधान है। ये आरटी एक्ट सेक्शन 23 के क्लोज 2 में प्रावधान है। जो जजमेंट के जो पैराग्राफ हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। केस नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद साथियों, जो सेक्शन 6 में भी इसी आरटी एक्ट के बारे में, प्रावधान के बारे में 23 सेक्शन के बारे में उल्लेखित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करते हुए चलूंगा। जो पैराग्राफ नंबर 7, जो पॉइंट नंबर 7 है, उसमें आरटी एक्ट सेक्शन 29 के बारे में चर्चा की गई।
जो 29 नंबर का जो अनुच्छेद है आरटी एक्ट का, उसमें एनसीटी के बारे में, इवोल्यूशन और प्रोसीजर के बारे में बात की गई है, करिकुलम के बारे में, उसके बारे में बात। अभी जजमेंट नहीं लिखा गया। जब ओपन कोर्ट में जजमेंट लिखा जा रहा था तो काफ़ी लोगों के उसी समय मैसेज आ रहे थे कि क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा। शुरुआत में कॉमन बातें लिखी गई हैं कि किस एक्ट में क्या लिखा गया है, किस एक्ट में क्या लिखा गया है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में आरटी एक्ट के सेक्शन 35 के बारे में चर्चा की गई, जिसमें जो आरटी एक्ट का सेक्शन 35 पे कहता है कि गाइडलाइन जो केंद्र सरकार है एनसीटी को जारी कर सकता है, डायरेक्शन कब जारी कर सकता है, गाइडलाइन और डायरेक्शन को लेकर के। क्योंकि जो मैंने आरटीआई में मांगा था उसमें लिखा गया था कि भारत सरकार ने निर्देश डायरेक्शन दिया है एनसीटी को, तो उस पावर को लेकर के, कानून को लेकर के इस बात पर चर्चा हुई है। जो इसी 9 नंबर जो पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर है, आप जरूर देखते रहिएगा। जो सेक्शन 123 है उसमें जो गाइडलाइन और जो डायरेक्शन में चर्चा हुई है उसमें कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को लेकर के आप डायरेक्शन है वो गाइडलाइन दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर के आप नहीं दे सकते। इसी के साथ में उसमें चर्चा हुई है कि किस बेस पर आप गाइडलाइन है वो जारी कर सकते हैं। 10 नंबर पैराग्राफ में आपके स्क्रीन पर चल ही रहा है, उसमें एनसीटी एक्ट के 1993 जो 1993 में जो एक्ट बना था उसके सेक्शन 12 को लेकर के चर्चा हुई है। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसको लेकर के इस जजमेंट में चर्चा की गई। ये एक सामान्य बिंदु है, कानून पर आपके भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सेक्शन बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, एक कानून बेस पर जजमेंट लिखा गया, बहुत एक वैल्यूएबल, इसलिए ये रिपोर्टेबल बताया मैंने कि कानून में लिखा जा चुका है। ये एक संवैधानिक फैसला है। मैंने इस बहुत पहले कहा था कि ये संवैधानिक मामला है, नॉर्मल मामला नहीं रहा है। इसी के बाद 11 नंबर पैराग्राफ में एनसीटी एक्ट के सेक्शन 29 के क्लोज 1 और क्लोज 2 के बारे में कहा गया है कि जब डायरेक्शन जब सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है तो वो पॉलिसी है या नहीं ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है। जब पॉलिसी होती है तो उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता एनसीटी। लेकिन क्या ये जो लेटर जारी किया गया था क्वालिफिकेशन का, ये पॉलिसी है या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। जो पैराग्राफ जो 12 है उसमें एनसीटी एक्ट के सेक्शन 32 में लिखा गया है कि जब एनसीटी अपने ड्यूटी, अपने पावर, अपने डिस्चार्ज हो जाती है, अपने काम करने में फेल हो जाती है, तब भारत सरकार निर्देश दे सकती है, वहाँ पर वो बाध्य हो जाती है। लेकिन एनसीटी तो अपने पावर और अपने काम करने में बिल्कुल भी फेल नहीं हुई थी, काम कर रही थी, पूरी कमेटी थी। इसी के बाद जो सेक्शन 13 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो एनसीटी का सेक्शन जो 1993 का जो सेक्शन 33 है वो ये कहता है कि जब आप बड़ा अमेंडमेंट करते हैं तो वो पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है। वो मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी थी, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट से पास नहीं था। इसी के साथ में जो सेक्शन आपके पैराग्राफ नंबर 14 एनसीटी के सेक्शन 23(1) के बारे में चर्चा की गई। ये सेक्शन 23(1) क्या है, 23 का क्लोज 1 क्या है पता है? ये 14 नंबर पैराग्राफ में क्यों चर्चा हुई है? क्योंकि जो 2010 का जो अमेंडमेंट हुआ था, जो नोटिफिकेशन जो जारी किया था अधिसूचना, वो इसी सेक्शन के तहत किया गया था और उसमें भारत सरकार की बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं थी और वो मैटर पार्लियामेंट से पास था और वो मैटर एक्सपर्ट कमेटी गठित करके उस मामले को सुलझाया गया था। जो बोल रहे थे ना कि 18 वाला उसी सेम प्रोसीजर से हुआ है, वो सभी एविडेंस हमारे पास और वो कोर्ट में भी रखे गए, इसलिए वो 14 नंबर पैराग्राफ में उल्लेखित हुआ है। इसी के साथ में जो 15 नंबर पैराग्राफ है वो आपके स्क्रीन पर है। 2010 और 11 में जो अमेंडमेंट करके बीएड को जो बाहर किया था, तो उसी को रखा गया कि 2018 में पुनः उस कंट्रोवर्सी को आप लोग लेकर के आ गए वापस। पहले ही विवाद था, उसको सुलझाया था और वापस लेकर के आ गए। अब जजमेंट मैन यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 141, 16 नंबर पैराग्राफ, जो मैंने आरटीआई में
भारत सरकार और एनसीटी से जो सबसे पहले मुझे एनसीटी से मिली थी ये जानकारी, 30 मई 2018 का लेटर जिसको चैलेंज किया। इस लेटर में क्या लिखा है आप मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वैसे इस जजमेंट में लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब कई लोग उस समय सवाल उठाया था कि आरटीआई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कहा था कि हमने मनीष सिसोदिया के पास काम किया है। वो लोग इस जजमेंट को देख लें। इस 30 मई के लेटर ने पूरे जजमेंट का रूपरेखा ही बदल दी है। भारत सरकार के भी समझ में आ गई होगी। इस 30 मई 2018 के लेटर से एक कड़ी से कड़ी ऐसे जुड़ी जैसे कोई क्राइम मैटर में एक से एक बढ़ के सुराग मिलते जाते हैं। वैसा ही काम इस लेटर ने किया था मेरे लिए, जो मैंने भारत सरकार, एनसीटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन तीनों से इतने अच्छे एविडेंस जुटाए, जो कि इस केस को जिताने में मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग केस से संबंधित जुड़े हुए उन लोगों को मालूम भी है, आप स्वयं जजमेंट में देख सकते हैं। उसी के साथ में जो 143 नंबर पेज पर 17 पैराग्राफ, उसमें आरटीआई एक्ट की दोबारा सूचना रखी गई, जिसमें एनसीटी ने ब्रिज कोर्स को करवाने के लिए कमेटी गठित की हुई है, जिसकी रिपोर्ट वेटिंग में है। रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक, ना कोई संस्था है। वो चीज़ यहाँ पे आरटीआई में मंगाई हुई 17 नंबर पैराग्राफ पर 143 पेज पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कोर्ट ने लिखी है। 143 नंबर पेज पर 18 नंबर पैराग्राफ है, जो अपने पास से शायद 26 सितंबर को एग्ज़ाम होती तो उस समय वो रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 26 सितंबर को जजमेंट आता, एग्ज़ाम थी उस समय वो रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद आया 28/10/2021 को ये आरटीआई आई, जो भारत सरकार की मीटिंग नोट शीट थी 9 अप्रैल 2018 को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने मीटिंग नोट शीट में स्वयं ने लिखा है कि डीएलडी और बीएड के कोर्स में डिफरेंस है, जिसको हम खुद कबूल रहे हैं कि इस कोर्स में डिफरेंस है। ये चीज़ें उनकी मीटिंग नोट शीट में थी। उनकी मीटिंग की नोट शीट में ये भी था कि केवीएस ने मात्र डिमांड किया है। वो तमाम चीज़ों के सबूत आए। मेरे चैनल पर मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बार बार, जो लोग देखते हैं उनको मालूम है, नहीं है तो वो लोग ज़रूर जा कर के चैनल पर देख लें। इस बात का इसमें चर्चा हुई। अब जो 19 नंबर जो पॉइंट है, उसमें बाकायदा लिखा है जजमेंट में कि मात्र केवीएस ने डिमांड करी है, बाकी राज्य किसी ने भी डिमांड नहीं करी। ये आरटीआई में आया है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मुझे आरटीआई में नहीं दी, और मैं इसलिए कह रहा था आपको कि आरटीआई में रिकॉर्ड लेने से भारत सरकार और एनसीटी का एक जाल में फंसा दिया था मैंने, जिससे वो झूठ नहीं बोल पाए। लेकिन एक चीज़ तो वो लेकर के आ गए। अब मुझे नहीं पता उनकी सत्यता कितनी है उस चीज़ में, लेकिन मुझे आरटीआई में नहीं दी इतनी मालूम है। पेज नंबर 145 जजमेंट के 20 नंबर बिंदु पर 28 मई 2018 को एनसीटी, एमएचआरडी और सचिव और तमाम लोग इसमें केवीएस के कमिश्नर साहब मीटिंग गठित करते हैं। ये मुझे आरटीआई में नहीं बताते, और ये लोग वो मीटिंग का रिकॉर्ड ना देते हैं ना बताते हैं हमने मीटिंग करी, लेकिन कोर्ट में लेकर के आए हैं। लेकिन खुद ही लेकर के आए और खुद ही फंस गए इसमें। उन्होंने कहा कि एनसीटी के सेक्शन 29 के तहत हमने डायरेक्शन दिया है एनसीटी को, और वो ड्यूटी में डिस्चार्ज हो चुकी है। एनसीटी तो काम कर रही थी, कहाँ से ड्यूटी में डिस्चार्ज हो गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मीटिंग की नोटशीट में अपनी, कि हम केवीएस ने डिमांड करी थी और 2016 में डिमांड करी थी, उसको 2016 लेटर को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आरटीआई में एनसीटी से मांगा। तो उन्होंने कहा कि हमने कमेटी, उससे 2016 के लेटर के रिप्लाई में एनसीटी ने कहा कि हम एक रिपोर्ट, एक कमेटी गठित करेंगे, वो एग्जामिन करेगी मैटर को। लेकिन बाद में कोई कमेटी गठित नहीं करी, ये एनसीटी ने आरटीआई में कहा। तो भारत सरकार कहती है कि केवीएस ने 2016 में डिमांड करी। ये जजमेंट में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में शॉर्ट में एक सामान्य भाषा में आप चीज़ बता रहा हूँ। और जिस पर एक्शन है वो पेंडिंग है एनसीटी के द्वारा। और बीएड को एडिशनल क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें करी हैं। बाद में हमने 12 अप्रैल 2018 को एमएचआरडी डायरेक्शन दे देती है एनसीटी को, और उसमें एमएचआरडी कहता है कि 2 वर्ष में आपको ब्रिज कोर्स करना होगा।
लेकिन इस जजमेंट में लिखा गया है कि ये एक्शन एमएचआरडी ने लिया है और एमएचआरडी ने तय किया है कि 2 वर्ष में आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एनसीटी ने तय नहीं किया है। ये उनके लेटर बोलते हैं, उनकी मीटिंग की नोट शीट बोलते हैं। बाद में एनसीटी बना क्यों रखी है, कोर्ट के सामने यही सवाल है। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का काम है। कोर्ट ने स्वयं ने कहा है कि एनसीटी एकेडमिक अथॉरिटी है टू डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स। बट इसमें एनसीटी का काम कहाँ है? भारत सरकार ने दखलंदाजी क्यों करी? भारत सरकार बताएगी कि आपको कितने महीने में ब्रिज कोर्स करवाना है, क्या करवाना है। इसी पावर को लेकर के ये जजमेंट हुआ है। जो सेक्शन 23(1) है उसमें कहा गया है कि एनसीटी को पावर है। 2 में कहा गया है कि रिलैक्सेशन दे सकते। कोर्ट ने ये कहा कि आपने पुनः उनसे पूछा कि आपने 23 के क्लोज 1 से बनाया या क्लोज 2 से? बोला कि क्लोज 1 से। बोला कि ये क्लोज 2 में आप रिलैक्सेशन दे सकते थे, 1 में बनाया तो एनसीटी बना सकती थी। बट ये जो एक्शन लिया गया है वो एनसीटी के द्वारा नहीं लिया गया है। ये सब आप काम कर रहे हैं तो एनसीटी को डायरेक्शन दे रहे हैं, बाद में एनसीटी क्यों बना रखी? इसी चीज़ को लेकर के वहाँ कंट्रोवर्सी को लेकर के कानूनी जजमेंट लिखा गया है। उसके बाद 146 नंबर पेज पर 21 में 29 मई 2018 को मीटिंग का एक रिकॉर्ड और रखते हैं। लेकिन 22 नंबर जो बिंदु है ये सामान्य चीज़ें हैं, जो सामान्य चीज़ें लिखी गई हैं। 147 नंबर पेज पर अपना 30 मई 2018 का जो आरटीआई से जो लेटर आया था, जो 16 नंबर पैराग्राफ में जो उल्लेखित है, उसको चैलेंज किया अपन लोगों ने कि ये अवैध तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, गलत गैर कानूनी तरीके से किया है। उसके बाद एजी साहब ने जो आर्गूमेंट किए वो 23 नंबर पैराग्राफ पर पेज नंबर 148 से 147 से हैं। उसके बाद 24 नंबर पैराग्राफ पर आर्गूमेंट एनसीटी और बीएड के वकील करते हैं, उनके आर्गूमेंट लिखे गए हैं। उसके बाद 25 नंबर पैराग्राफ पर दोनों साइड से जो वेरियस जजमेंट है, जो 39 जजमेंट जो बीएड के लोग बोल रहे थे, वो काफ़ी तरह के जजमेंट लिखे गए हैं कि दोनों तरफ से जजमेंट पेश किए गए हैं। 26 नंबर बिंदु में इस बात पर चर्चा हुई है कि एनसीटी किस लिए बनाई गई, एनसीटी के सेक्शन 23(1) में क्या कार्य है, उसको क्या करना चाहिए, क्या पावर है उसके पास, 29 के सेक्शन 1 में क्या पावर है। ये कानून को लेकर के लड़ाई है, आप लोगों के थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। लेकिन जहाँ मुख्य बिंदु आएगी कंक्लूजन पर मैं आऊँगा, क्योंकि जजमेंट काफ़ी बड़ा है। जो 27 नंबर पैराग्राफ में ये नोटिफिकेशन जो मीटिंग नोट शीट में बताया गया है कि किस कारण ये नोटिफिकेशन लाना पड़ा, कम इंस्टीट्यूट कम छात्र, तो मात्र केवीएस ने राइज किया। यही चीज़ मैं पहले बता रहा था कि कानून पर बात होगी, कानून क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़े, ये चीज़ें आपकी उसमें लिखी गई हैं। और आरटी एक्ट के सेक्शन 2 के तहत जो 23 के 2 क्लोज के तहत आप रिलैक्सेशन दे सकते थे, छूट दे सकते थे इस तरह की, यदि आपकी अकेली अकेली केवीएस को समस्या थी तो। उसके बाद जो 29 जो आपका पैराग्राफ है उसमें साफ उन्होंने जजमेंट में लिखा है कि केंद्र सरकार एनसीटी को डायरेक्शन नहीं दे सकती, गाइडलाइन जारी कर सकती है, डायरेक्शन नहीं दे सकती। साफ लिखा है। जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है, जो आरटीआई में या जो लेटर में लिखा गया है, जो गलत दिया है, इसलिए उसकी दखलंदाजी को अवैध ठहराया गया है, गैर कानूनी ठहराया गया है, गैर असंवैधानिक बताया गया है। यही कारण है, ये कानूनी बेस पर है जो गलत पावर यूज करके किया गया। इसके बाद जो 159 नंबर पेज पर 37 नंबर जो पॉइंट है उसमें साफ लिखा गया है कि बीएसटीसी बीएड दोनों में डिफरेंस है। बीएड है वो हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसको गैप है वो ब्रिज कोर्स करवा करके आप पूरा करना चाहते हैं, जो एक एक जहाँ कमी होती है, जहाँ विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। जो 2 साल में आपने इसमें ये भी लिखा गया है कि जब आपका पूरा नहीं होता है तो उसमें आप 2 साल के अंदर करवाएंगे, जब पास नहीं होता है तो उनको नौकरी से हटा सकते हैं। तो इस तरह की समस्या क्यों, जब नौकरी लगने के बाद ज्वाइनिंग जब पहले से अवेलेबल हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी चीज़ें हैं।
अब जो मेन जो 165 नंबर पेज पर जो कंक्लूजन जो आता है साथियों, वो 49 पॉइंट है, वो है हाँ, सरकार को ये कहा है कि एनसीटी ने यदि नोटिफिकेशन जारी किया था तो आपको शामिल करना चाहिए था। एनसीटी के नोटिफिकेशन को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन जब ये कोर्ट ने ये भी कहा, जब कानून गलत बनाया है, गलत तरीके से आपको मालूम था, तो आपकी भी बात सही है, आप कैसे शामिल करें। इसमें साफ जो 49 में पहला बिंदु लिखा है, द इम्पेच्ड नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 इज अनलॉफुल, गैर कानूनी बनाया है, इसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद में कहा है कि ए नंबर पॉइंट में कारण लिखा है कैसे है, क्यों आपका गैर कानूनी। इट इज द अंडर डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 23 सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ द आरटी एक्ट डिड नॉट हैव। आप जो आरटी एक्ट के अनुच्छेद 23 के क्लोज 1 के तहत जो आप ये जो लेटर लिखा है, उसके तहत आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये कानूनी बेस पर जजमेंट है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, ये कानून रद्द ही रहेगा। बहुत अच्छा लैंडमार्क रिपोर्टेबल जजमेंट लिखा गया, कानून के पावर पर लड़ाई हुई है। इसमें कहा है कि इट इज़ नॉट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 2 द सेक्शन 23 of RT Act, relaxation in the eligibility criteria prescribed by the NCT, nor there have been any exercising for ascertaining existence of the conditions। जो आपकी ये इस तरह की आपने कोई वो चीज़ें लिखी नहीं है कि आपको छूट देना चाहते हैं, छूट देने के मकसद से वैसे वो कानून यूज करके नहीं बनाया आपने। और द पिटिशनर्स हैव लोकस स्टैंडी टू, उन्होंने कहा है कि पिटिशनर्स के पास द पिटिशनर्स हैव लोकस स्टैंडी टू द चैलेंज द नोटिफिकेशन 28/6/2018 बिकॉज एडिशनल क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द पिटिशनर्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम चैलेंजिंग इट। आप पिटिशनर को इसको चैलेंज करने से नहीं रोक सकते, उसका अधिकार है इस कानून को रद्द करवाने का लिए, क्योंकि ये एनसीटी और भारत सरकार कह रही थी कि पिटिशनर के पास पावर ही नहीं है कि वो इस कानून को रद्द करवाने के लिए वो चैलेंज करे। कहा है कि अधिकार है, वो चैलेंज कर सकता है। साफ कहा है इस जजमेंट में कि आप पे छूट दे सकते हैं, इस तरह की समस्या आती है आप उनको बीएड और बीएसटीसी में फ़र्क बता दिया है। साथियों, इसमें जजमेंट में ये भी लिखा गया है कि जो आपका 50 नंबर बिंदु जो लिखा गया, इन द रिजल्ट इम्पेच्ड नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, इम्पेच्ड का मतलब है रद्द नोटिफिकेशन, 28/6/2018 इज सेट एसाइड, उसको साइड में रखो। द लेटर डेटेड 30 मई 2018 ऑफ द एमएचआरडी टू एनसीटी बीइंग in the nature of internal communication था, does not give rise to cause of action unless acted upon and therefore it is not necessary to separately set it aside। अलग से उसको सेट करने का ज़रूरत, क्योंकि उससे 30 मई 2018 को लेटर को भी चैलेंज किया, इसलिए कहा है कि वो इंटरनल था तो इसको अलग से कोई इम्पेच्ड बताने की जरूरत नहीं है, वो इसी के साथ में इम्पेच्ड हो गया। 51 नंबर बिंदु में लिखा गया है कि द रिट पिटिशंस बीइंग डीबी सिविल रिट पिटिशन 6587/2081 फाइल्ड बाय मुकेश कुमार रोयल एंड अदर सिमिलर कनेक्टेड पिटिशंस आर अलाउड। डीआरडी सभी की जो याचिकाएं थी सभी को अलाउ किया है। द रिट पिटिशन बीइंग डीबी सिविल रिट पिटिशन 2108 फाइल्ड बाय सुनीता एंड सिमिलर, जो कनेक्टेड जितने भी बीएड के मैटर हैं, एनसीटी जो यूनियन ऑफ इंडिया, सभी को खारिज कर दिया गया है, डिसमिस। अब ये जजमेंट दो ग्राउंड पर है साथियों। एक है कि पावर को लेकर के कि गैर कानूनी तरीके से किस तरीके से अधिकार यूज करते हुए भारत सरकार ने दखलंदाजी दी थी। दूसरा है कि बीएड और बीएसटीसी, बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है जो गुणवत्ता की बात करते थे, ये साफ ही जजमेंट में लिखा गया। यदि हायर और यदि दोनों में फ़र्क नहीं होता तो आप ब्रिज कोर्स क्यों करवाते हैं, ये भी। तो ये चीज़ें जजमेंट इतना शानदार तरीके से लिखा गया है, रिपोर्टेबल जजमेंट है, जिसमें दो चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, बीएड है वो 5वीं तक के कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल होता तो कोर्ट ने सवाल किया है कि ब्रिज कोर्स करने की क्या ज़रूरत थी, आपने ब्रिज कोर्स का बनाया तो जिसकी कोई कमेटी नहीं बनी। एनसीटी, सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार ने
गलत तरीके से पावर यूज करते हुए एनसीटी को लेटर लिखा। जो कानून की लड़ाई है, कानून की लड़ाई के ऊपर बेस पर जजमेंट दिया। आप जो भी साथी मेरा पहले का वीडियो देखेगा उन सभी को मालूम है, मैं पहले ही बता चुका जजमेंट पर कौन से ग्राउंड पर जजमेंट पर बात होगी। मैं बहुत बार बोल चुका कानून किस प्रोसेस से बनाया है, इस बात पर चर्चा होगी कोर्ट में। कानून क्यों बनाया गया, इस बात पर चर्चा होगी। कानून बनने के बाद क्या प्रभाव है, इस बात पर चर्चा होगी। कानून में पहले ही बोलता था एनसीटी के सेक्शन 29, 23, 31, 32, 35 सेक्शन पर मैं बहुत चर्चा करता था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। यूपी का सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के लोग बोलते थे क्या हुआ उनका, यूपी का 39 जजमेंट है, 600 पेज का रिप्लाई कम। वहाँ मुद्दे पर बात होती है, खिचड़ी नहीं बनाई जाती। कोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट और लॉ पर बात होती है, लॉ पर बात हुई है। क्योंकि बीएसटीसी वाले, डीएलडी वाले इतने समझदार थे, उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया था कि इसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप है तो वो गैर कानूनी, और उसको गैर कानूनी ठहराया, साबित करवाया अंदर से आरटीआई से सबूत ले आकर के। ऐसे नहीं हुआ था, बहुत मेहनत, बहुत तरीके के खेल खेलने पड़े थे। लेकिन जजमेंट बहुत मजबूती के साथ है, जिसमें सभी बिंदुओं को क्लियर कर दिया। जो मुकेश कुमार रॉयल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फाइल में जितने पॉइंट जो उठाए गए थे सभी को एक्सेप्ट किया है, किसी भी बिंदु को खारिज नहीं किया है। एक्सेप्ट करते हुए एक एक बिंदु का जवाब दिया है। बीएड के भी आर्गुमेंट का जवाब दिया है, एनसीटी के आर्गुमेंट का भी जवाब दिया है, और सभी के आर्गुमेंट का जवाब दिया है कि क्यों इस बिंदु को खारिज किया जाता है, क्यों इस बिंदु को एक्सेप्ट किया जाता है। अब पूरी चीज़ें मैं एक एक बिंदु बोल करके बताऊं। मैंने कॉमन चीज़ें बताई हैं कि किस किस सेक्शन को लेकर के, कानून को लेकर के क्या बोला गया है, और उन चीज़ों को लेकर के मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं। मैंने वो पहले भी बता चुका कि ना तो पार्लियामेंट से पास हुआ, ना कमेटी गठित हुई। 2016 के लेटर को भी उनको उलझा दिया। वो जितना षड्यंत्र लेकर के आए थे उसका जवाब पहले से था हमारे पास, उन्हीं जवाबों में उन्हीं को उलझाते चले गए। उनको मालूम भी चल गया कि जो झूठ बोलेंगे वो चलेगा नहीं, इनके पास सबूत हैं, आ चुके हैं, सभी रिकॉर्ड थी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मालूम है कि मैंने एनसीटी के तमाम चीज़ों को लेकर के कई वीडियो बनाए हैं। कोई भी राज्य का छात्र देख सकता है पीछे कौन से आरटीआई में किस तरीके से एविडेंस आए हैं। सभी राज्यों के छात्रों से मैंने जो निवेदन किया है वो ज़रूर देखें। चाहे बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जाए, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। और इसमें एक पॉइंट मिस कर गया मैं। भारत सरकार ने कहा कि हमारी ये पॉलिसी है और कोर्ट, हाई कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकती। तब उन्होंने, जज साहब ने जजमेंट में लिखा है क्वालिफिकेशन एक पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी है तो बाद में एनसीटी क्यों बना रखी है। एनसीटी का काम बताओ, जिस सेक्शन के तहत आपने कानून बनाया उसमें एनसीटी का अधिकार है, उसमें आपका अधिकार लिखा हुआ ही नहीं। आपने कैसे लेटर लिख दिया। लेटर लिखने का आपका हक नहीं बनता। यदि आपका हक बनता था तो 2010 में आपने कमेटी गठित करी थी, एनसीटी ने क्यों, पार्लियामेंट से पास हुआ। यदि आप करते हैं तो सेक्शन दूसरा यूज करते हैं, दोबारा कंफर्म किया कि सेक्शन यही यूज किया, इसी पर कायम है, तो आपको बाद में पार्लियामेंट लेके जाना चाहिए था। यदि दूसरे सेक्शन से आप यूज करते हुए लेटर लिखते तो पार्लियामेंट भी लेके नहीं गए, ना कैबिनेट मीटिंग में लेके गए। तो वो तमाम चीज़ें हैं, और कोर्स में डिफरेंस था, उस चीज़ को भी कवर कर लिया है। तो जजमेंट बहुत मजबूती के साथ, बहुत शानदार जजमेंट लिखा गया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई जजमेंट को लेकर के अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको एक एक बिंदु का पुनः मैं जवाब दूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत